बच्चों आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक था सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स, मोमेंटम, कोलिजन एंड रोटेशन। राइट, तो हम लोग टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ए रिजिड बॉडी is rotating about a stationary axis according to the following angular displacement theta equal to, बताइए थीटा दिया 12t minus t cube, then average angular speed between t equal to 0 and the time when body comes to instantaneous rest। हमको बताइए एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, एवरेज एंगुलर स्पीड किस टाइम में, उस टाइम में जीरो से लेके वो टाइम जहां पर पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया। तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब जहां पे उसका ओमेगा जीरो हुआ। तो बताओ जो थीटा है वो हमको क्वेश्चन में दिया गया है 12t माइनस टी क्यूब। तो इसको जरा डिफरेंशिएट करो बेटा, तो डी थीटा बाई डी टी क्या बताओ ये ओमेगा बनेगा, और ये बताओ आया 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो बताओ ओमेगा को जरा जीरो करो, तो बताओ 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो t की वैल्यू बेटा 2 सेकेंड आ गई। इसका मतलब हमारा सवाल ये बचा है कि हमको एवरेज एंगुलर स्पीड निकालनी है 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो बताओ 0 से 2 सेकेंड में अगर हम एवरेज एंगुलर स्पीड निकालें, एवरेज का साइन ये है और ये एंगुलर स्पीड, तो ये आएगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब हमको लिखना है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बताओ थीटा फाइनल, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ रखो, थीटा में t इक्वल टू 2 रखो। तो बताओ जरा यहाँ से 2 रखोगे तो 24 होगा माइनस 2 का क्यूब। तो बताइए हम यहाँ लिख दे रहे हैं t बराबर 2 पर थीटा जो फाइनल आएगा वो बताइए 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब। तो ये बताओ 24 में से 8 जाएगा तो ये 16 रेडियन। और t को जरा जीरो रखिए, और t को जीरो रखेंगे तो थीटा इनिशियल देखिए बेटा 0 आ गया। तो यहाँ रखिए ये आया 16 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, ये आ गया हमारा आंसर 8 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आ गया एवरेज ओमेगा। ये हमारा क्वेश्चन, तो आंसर हो गया फर्स्ट। राइट, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल पढ़ लीजिए। ए रोटेटिंग व्हील हैज ए स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। बताइए भाई ये 1200 आरपीएम इनिशियल ओमेगा दिया गया है, एंड देन इट इज मेड टू स्लो डाउन एट ए कांस्टेंट रेट, ये अल्फा रिटार्डेशन दिया गया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कह रहा रुकने से पहले ये कितने राउंड घूमेगा। तो चलिए पहले समझो, इसका जो ओमेगा इनिशियल है वो बताओ बेटा 1200 आरपीएम। देखो जरा, आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, हमको चाहिए रेडियन पर सेकेंड। तो हम इसमें क्या करेंगे 1200 में इंटू 2 पाई करेंगे, तो ये हो गया रेडियन पर मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड। तो ये बताओ बेटा यहाँ पे 20 इंटू 2 पाई, तो ये हो गया 40 पाई, ये आ गया रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया ओमेगा इनिशियल। और जो अल्फा दिया गया रिटार्डेशन बताइए वो है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये व्हील है और ये व्हील मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा इनिशियल से, और जो अल्फा होगा वो एंटी क्लॉक होगा, तभी तो ये रिटार्डेशन होगा। तो कह रहे हैं ये व्हील कितने राउंड ऐसे क्लॉकवाइज घूम करके रुक जाएगा। तो आप बताइए इक्वेशन लगा दो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। थीटा है टोटल एंगल, कितना एंगल वो घूमेगा। तो फाइनल ओमेगा बताओ बेटा 0 होना है क्योंकि रुकना है। ओमेगा इनिशियल है बेटा 40 पाई का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा की वैल्यू 2 है
और यहां से थीटा को देखो मैं लिख सकता हूं 2 पाई एन, जहां पे एन हो गया नंबर ऑफ रोटेशन। एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो ये थीटा हमने बेटा रेडियन लिखा है। ये एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर पूरा घूमने में वो 2 पाई रेडियन घूमेगा। तो अगर वो n चक्कर घूम रहा है तो टोटल रेडियन बताओ 2 पाई n होगा। तो चलिए यहां से देखो 1600 पाई स्क्वायर बराबर ये हुआ 8 पाई n। पाई से ये पावर गया, n बताओ जरा, यहां से आया 1600 पाई अपॉन 8। तो यहां से देखो बेटा ये आया 200 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14। तो ये बताओ 6 to 8 रोटेशन आ गया आंसर, 628 रिवॉल्यूशन आएगा आंसर। बहुत ही आसान सवाल। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बढ़ो। कह रहे हैं ए व्हील रोटेट, थर्ड नंबर में कह रहे हैं ए व्हील रोटेट विद एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाय, बताइए अल्फा दिया है, अल्फा बराबर 4at क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर। ये बताइए अल्फा दिया गया जहां पर a और b कांस्टेंट है। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि t बराबर 0 पर उसका ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट है, और हमसे कह रहे हैं कि t बराबर t पर उसका ओमेगा क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। t बराबर 0 पर ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट है, तो t टाइम के बाद ओमेगा क्या होगा। तो बताओ बेटा, पहले अल्फा से ओमेगा अगर निकालना है तो अल्फा को मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज dy बाई डी टी ऑफ ओमेगा, और ये हो जाएगा 4at क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जरा डी ओमेगा बराबर 4at क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर, और ये बनेगा dt। ये बताओ बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट बताओ, जब टाइम 0 था तो ये ओमेगा इनिशियल है, और ये जब टाइम t है तो ये ओमेगा निकालना है। तो बताओ भाई यहाँ पर डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लिमिट इनिशियल ओमेगा ओमेगा नॉट है, फाइनल ओमेगा निकालना है। ये बताओ t की पावर 4, 4 से 4 कट गया a t पावर 4। ये बताओ t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट गया v t क्यूब। लिमिट पड़ जाएगा 0 से t, और लिमिट डालना आपको आता होगा। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a t पावर 4 माइनस v t क्यूब। तो ये ओमेगा नॉट देखो बेटा वहां जाएगा, तो ओमेगा बराबर आ गया ओमेगा नॉट प्लस a t पावर 4 माइनस v t पावर 3। ये आ गया हमारा आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल पढ़ लीजिए भाई। क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 नंबर में, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r कैन नॉट हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है। एक सॉलिड स्फीयर है, कह रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सॉलिड स्फीयर का कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल नहीं है। तो जरा सोचो, अगर एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे, और यहाँ पूरे में मास है, तो बताइए इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद है स्टैंडर्ड 2/5 mr², और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मिनिमम होता है। सीएम से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। क्यों? क्योंकि अब हम अगर इसके अबाउट देखें, तो यहां से यहां तक हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर हम इसके अबाउट देखें तो सीएम से जब दूर जाएंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये एक्स है मान लो, तो देखो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को अगर हम 1 नाम दे दें और इस एक्सिस को अगर हम नाम 2 दे दें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 जो होगा वो होगा ICM प्लस md², और d है यहां से r। अच्छा 2 के अबाउट देखोगे तो I2 जो आएगा
पता क्या आएगा, ICM प्लस mx²। कुल मिलाकर के बात इतनी समझ में आ चुकी है कि सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया CM से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है, और हम उससे चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। इसका मतलब आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विल बी ग्रेटर देन ICM, यानी आंसर हमेशा ग्रेटर देन 2/5mr² होगा। यानी जो आंसर इससे बड़ा होगा वो तो पॉसिबल है, लेकिन इससे जो छोटा होगा वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जरा देखो 2/5mr² है ये, इससे बताओ जरा छोटा नंबर ये है, यानी ये नॉट पॉसिबल। यही पूछा है, नॉट पॉसिबल, यही पूछा हमसे कि बताओ जरा 2/5 से छोटा नंबर यही है, बाकी सारे नंबर बड़े लिखे बेटा, ये तो देखो बराबर ही लिखे दोनों, तो ये पॉसिबल है, राइट। अच्छा यहां पे अगर हम 3 कर दें तो ये भी पॉसिबल है, यानी 2/5 से बड़ा सब पॉसिबल है, छोटा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 2/7। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था बेटा। चलिए क्वेश्चन पढ़ो। सवाल में कह रहे हैं 5 नंबर में, ए रिंग इज रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग विद लीनियर स्पीड भी। बताओ रोलिंग है तो रोलिंग का मतलब होता है नो स्लाइडिंग, यानी जो कांटेक्ट पॉइंट है वो स्लाइड नहीं कर रहा है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पॉइंट ए एंड बी, तो हमको ए और बी पॉइंट की स्पीड का रेशियो बताना है। तो जरा एक बार बताओ रोलिंग में क्या होता था। ये कोई बॉडी अगर रोल कर रही है तो इसके पास इधर BCM में V और ऐसे ओमेगा होगा, और ट्रांसलेशन रोटेशन ऐसा होता है कि जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको ट्रांसलेशन की वजह से जितना BCM मिला, रोटेशन की वजह से उतना बैकवर्ड R ओमेगा मिला। और BCM बराबर अगर R ओमेगा है तो कांटेक्ट पॉइंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लाइड नहीं करता है। और इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, मान लो इस पॉइंट को अगर P नाम दे दें तो P पॉइंट की बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन हमें पूछा A और B के बारे में, तो ध्यान दो, अगर हम A के बारे में बात करें, A पॉइंट देखो यहाँ है, तो इसके पास ट्रांसलेशन की वजह से तो वही होगा जो CM के पास है, लेकिन रोटेशन की वजह से इधर की तरफ होगा R ओमेगा। और बताओ V बराबर R ओमेगा, तो ये V और ये R ओमेगा, इसको भी हम V बोल दें, तो इनकी वेलोसिटी इधर आएगी रिजल्टेंट √2V। तो जो A पॉइंट है, बताओ A पॉइंट की वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ √2V होगी ऐसे। अब आओ जरा B पॉइंट यहाँ पे बेटा टॉप पे, तो टॉप पे बताओ ट्रांसलेशन की वजह से तो वही मिलेगा जो CM के पास है, क्योंकि CM इज कमांडर ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सिस्टम। मैंने पढ़ाया था CM के पास सेंटर ऑफ मास के बाद ट्रांसलेशन की वजह से जो भी वेलोसिटी होती है वो हर एक पार्टिकल के पास वही होती है। तो देखो इस पॉइंट को भी वही मिला, रोटेशन की वजह से। इस बताओ जिसके अबाउट ओमेगा उससे ज्वाइन करिए, और ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर इधर R ओमेगा। R ओमेगा की वैल्यू देखो, तुम V पहले ही कह रहे हो क्योंकि रोलिंग है, तो ये देखो 2V हो गया। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B, क्या बताओ ये 2V आ गया। हमें इनका रेशियो पूछा है, तो दोनों को जरा डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करें तो V से V कट गया, आंसर 1/√2। बताइए लास्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखिए, कोई डाउट। अब देखो भाई, हाँ ध्यान देना, यहाँ पे रेशियो जो पूछा B और A का पूछा, हमने किसका निकाल दिया, A और B का निकाल दिया। ये ध्यान दो, हमने A और B का निकाल दिया बेटा। ये देख लेना B और A का पूछा है तो पलट दीजिए। तो वेलोसिटी B अपॉन वेलोसिटी ऑफ A का रेशियो √2:1, तो आंसर थर्ड हो जाएगा बेटा, थर्ड। ठीक है, थर्ड हो जाएगा आंसर। ये देखिए √2:1, पहले देखो V लिखा है ना, उसके बाद A। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सवाल पढ़िए। ए व्हील स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन एन एंगुलर स्पीड 60 रेडियन पर सेकेंड इन 5 मिनट। बताओ भाई, रेस्ट से शुरू हो रहा है, ओमेगा इनिशियल 0 है और जो ओमेगा फाइनल है, बताइए वो 60 रेडियन पर सेकेंड है। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में।
द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, कह रहे हैं बताओ कितना घूमा होगा। तो एक काम करो बेटा, पहले अल्फा निकाल लो, तो लगा दो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टाइम। ओमेगा फाइनल 60 है, ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा निकालना है, टाइम 5 सेकेंड। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बताओ 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा आ गया। अगर ए होता तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर है, वो अल्फा आ गया। तो पूछा कि हमसे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो लगा दो इक्वेशन थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बताओ ओमेगा इनिशियल तो 0 है, तो हाफ अल्फा की वैल्यू बेटा 12 अभी अभी आई है, और टाइम बताइए कितना है, टाइम बताइए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड यहाँ रख दो, 5 का स्क्वायर। तो ये बताओ 6 इंटू 25, क्या बताओ ये 150 हो गया रेडियन। ये हमारा आंसर। कोई डाउट? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, बहुत ही आसान लग रहा है। हमसे कह रहे हैं इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज 3i + 4j मीटर एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर j + 2k रेडियन पर सेकेंड, देन लीनियर वेलोसिटी। तो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा v बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आर, आर क्रॉस ओमेगा नहीं, वेलोसिटी वेक्टर होता है ओमेगा क्रॉस आर। तो बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए आप, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आपको। तो देखिए v वेक्टर बराबर डिटर्मिनेंट फॉर्म से कर लीजिए i j k। पहले ओमेगा के कोफिशिएंट, तो ओमेगा बताओ ये है, i कोफिशिएंट 0 है, j का 1 है और ये 2 है। अब देखो r का कोफिशिएंट ये बताओ 3 है, ये 4 है और ये 0 है, और ये अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस से ओपन होता है। तो बहुत ही आसान, v वेक्टर देखो निकल के आ रहा है। तो ये देखो प्लस i से ओपन होगा, प्लस i के साथ देखिए इधर खत्म, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -8 -j, इधर बताइए ये खत्म ये खत्म, 0 -6 और प्लस k के साथ इधर ये हटाइए 0 -3। तो बताइए वेलोसिटी का जो वेक्टर आ रहा है -8i + 6j -3k। देख लीजिए भाई, -8i + 6j -3k, क्या आंसर फर्स्ट हो जाएगा? एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग जनरली रटे रहते हैं v बराबर r ओमेगा, लेकिन उसका जो रियल फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म है, वेलोसिटी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। नंबर देखो बेटा, सवाल में कह रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड इन रेडियन। बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान। बताओ रेस्ट से शुरू हो रहा है, ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा बताओ 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और हमको थीटा निकालना है, और टाइम है हमारा बताइए 2 सेकेंड। तो बताइए हम यहाँ पे लगाएंगे थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये थीटा हमको बेटा चाहिए, ये ओमेगा इनिशियल 0 है तो ये 0 हो गया, हाफ अल्फा की वैल्यू 5 हो गई, और टी बताओ 2 का स्क्वायर। आंसर आएगा 10 रेडियन, 10 रेडियन। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। बताइए भाई एक रिवॉल्यूशन, रेडियाई कितनी r1 एंड r2। सवाल में कह रहे हैं हमसे
बताइए भाई, टू पार्टिकल मास m1 एंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियाई r1 एंड r2 इन सेम टाइम। दोनों का टाइम पीरियड बताओ बेटा बराबर है t1 बराबर t2। हमसे क्या पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये देखो 2 पाई बाई ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, आंसर 1:1 हो जाएगा, आंसर लास्ट हो जाएगा। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर टाइम पीरियड बराबर कहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको लिख दो 2 पाई r1 अपॉन v1, इसे लिख दो 2 पाई r2 अपॉन v2, ऐसे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो यहाँ देखो v1 अपॉन r1 बराबर v2 अपॉन r2 आ गया, हमने इसको पलट दिया। तो v1 बताओ होगा r1 ओमेगा 1 अपॉन r1, v2 होगा r2 ओमेगा 2 अपॉन r2, r2 कटा r1 कटा, बताओ ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। क्या इनका रेशियो 1:1 आएगा? चाहे जैसे करिए, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट द डायमीटर इज 2 यूनिट। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम एंड इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। जरा ध्यान दो, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, कह रहे हैं इस डिस्क के डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस। तो सुनो पहले, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस ये है। बताओ ये इसके प्लेन में होगी, जो एक्सिस डायमीटर से पास करेगी वो प्लेन में होगी। बताओ भाई, इस एक्सिस के अबाउट तुमको रटा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखो वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टैंडर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन हाफ mr² पढ़ रखा है। अच्छा बताओ जरा, वो एक्सिस जो CM से पास करे लेकिन प्लेन में है, बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा 1/4 mr²। ठीक है, ये हमको पता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने कहा है कि ये 1/4 mr² की वैल्यू बताइए, उन्होंने कहा है 2 यूनिट है। तो यहां से देखो mr² की जगह मैं 8 लिख सकता हूं जरूरत पड़ने पर। अब उन्होंने कहा एक ऐसा एक्सिस जो उसके रिम पर है कोई पॉइंट, वहां से एक्सिस पास कर रहा है और प्लेन में है डिस्क के, तो बताओ इसके रिम पर हमने ये मान लो एक पॉइंट ले लिया, यहां से पास होने वाली एक्सिस जो डिस्क के रिम पर है और बताओ इसके प्लेन में है, इसके अबाउट बताना है। तो बताओ इससे इसकी दूरी कितनी दूरी है? r। तो बताओ भाई हम क्या लगाएंगे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? I बराबर ICM प्लस md² और d हो जाएगा r। तो देखो ICM हमारा, ICM जो है हमारा वो 2 यूनिट है, तो 2 प्लस और mr² की जगह बताओ बेटा 8 अभी अभी आया है, तो ये आंसर हो गया 10 यूनिट। 10 यूनिट आंसर, एकदम आसान, राइट। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये भी, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ टॉर्क, बताओ टॉर्क क्या होता है? टाउ वेक्टर r×f पढ़ते थे हम लोग, r×f पढ़ते थे। तो बताओ इसका डायमेंशन, तो मॉडुलस बताइए, r×f लिख दीजिए। तो बताइए भाई यहां से अगर हम इसकी डायमेंशन लिखनी है तो r का हो गया लेंथ, f का हो गया फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया l t⁻², तो आंसर आएगा ml² t⁻²। तो बताइए आंसर सेकंड, सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए।
सवाल में कह रहे हैं ए व्हील स्टार्टिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड एक्वायर एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड इन 15 सेकेंड। बताओ भाई, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल हुआ देखो 100 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इनिशियल है 10 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा हमको निकालना है और टाइम लगा है 15। तो ये बताओ 19 अल्फा आ गया 90/15 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो बेटा ये अल्फा आ गया। कह रहे अप्लाइड टॉर्क पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दिया है। कह रहे अप्लाइड टॉर्क बताइए, तो टाउ बराबर आई अल्फा आपने पढ़ा होगा, टाउ बराबर आई अल्फा। तो टाउ का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बताओ ये आई इंटू अल्फा का मैग्नीट्यूड। तो बताओ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया गया सवाल में 10, और बताओ ये अल्फा कितना आया 6, आंसर आएगा 60 न्यूटन मीटर। तो आंसर लास्ट, सिंपल क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर। में कह रहे हैं ए फोर्स इतने न्यूटन, ये फोर्स दिया एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे लग रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, हमको मैग्नीट्यूड ऑरिजिन के अबाउट चाहिए। तो ध्यान दीजिए टाउ वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ। तो ये बताओ ऑरिजिन के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये जो आर है देखो ये क्या है, ये वास्तव में उस पॉइंट का, जैसे मैं तुमसे कहूँ ये समझो ऐसी कुछ बात है, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हालांकि ये 3D में क्वेश्चन है। जैसे मैं तुमसे कहूँ फोर्स कोई ऐसे लग रहा है एफ, इस पॉइंट पे लग रहा है पी पॉइंट पर, और हमको टॉर्क ऑरिजिन के अबाउट लिखना है, तो हम ऑरिजिन से पी को ज्वाइन करेंगे, इसे नाम देंगे आर वेक्टर, और फिर आर क्रॉस एफ जो हम करेंगे वो बन के आएगा टॉर्क। तो बताओ ऑरिजिन से हम अगर इसको ज्वाइन करें तो आर वेक्टर हो गया 3i प्लस, इसको चलो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें आई जे के। तो देखो आर का कोफिशिएंट 3, 2, 4 और एफ का कोफिशिएंट है 2, -4 एंड 2। अब इसको चलिए ओपन कर दीजिए, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड। अब बताओ ओपन तो कर ही लोगे, तो बताओ ये प्लस माइनस प्लस से ओपन होता है, तो प्लस आई के साथ आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, माइनस जे के साथ देखिए जरा 6 -8 प्लस के साथ देखिए जरा -12 -4। तो यहां से बताइए जरा जो टाउ वेक्टर आ रहा है, टॉर्क वेक्टर, वो आ रहा है 20i और +2, ये देखिए जरा +2j, और ये हो गया -16k। ये आ गया हमारा बताओ टॉर्क वेक्टर। देख लीजिए पहले अच्छे से कैलकुलेशन, ठीक है। अब बताओ हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। एक काम करें, यहां से 2 तो कॉमन ही ले लो यार, तो ये 10i प्लस j और -8k ऐसे हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस पूछा है 2 बार रूट के अंदर 100 + 1 + 8 का स्क्वायर 64, तो ये 2 टाइम्स रूट 165, ठीक है। तो बताओ ये 13 से थोड़ा सा कम होगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा, इंटू 2 24 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर बताइए सेकंड। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। देखिए जरूरी नहीं कि आप इसे सॉल्व भी करें, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये रूट 169 होता तो 13 होता, 13 × 2 26 आता, लेकिन ये रूट 165 है तो 13 से कम होगा, 12 पॉइंट कुछ होगा, और 12 पॉइंट कुछ इंटू 2 तो 24 पॉइंट कुछ आएगा। तो 24 पॉइंट कुछ सेकंड आंसर है। 14 नंबर पे चलते हैं, आप लोग इसे नोट करें।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बेटा। सवाल में कह रहे हैं द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ओमेगा वेक्टर दिया है दिस वन, टॉर्क वेक्टर दिया दिस वन, द रोटेशनल पावर, जैसे याद करो ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग पावर पढ़ के आते थे एफ डॉट बी, सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। ऐसी रोटेशनल पावर जो आएगा वो एफ की जगह हो जाएगा टाउ वेक्टर, और यहाँ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, टाउ डॉट ओमेगा। तो बताओ भाई रोटेशनल पावर टाउ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये डॉट प्रोडक्ट ओमेगा बताइए 2i प्लस 3j प्लस 4k। बताओ डॉट प्रोडक्ट करना आता है आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो ये 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, आंसर आया 20 वॉट, 20 वॉट फर्स्ट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं, और आप जितना स्कोर इन टेस्ट में करेंगे उससे ज़्यादा नंबर आपके वहाँ पे आएंगे नीट में, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो नंबर आपके यहाँ टेस्ट में आ रहे होंगे उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे आपके, बस आप सारे टेस्ट देते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं ए टॉर्क ऑफ 2 न्यूटन मीटर प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ जायरेशन इज 2 मीटर इट्स मास विल बी। बताओ भाई सबसे पहले टाउ बराबर आई अल्फा लगाओ, टाउ है 2 न्यूटन मीटर, आई बताओ किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में हम लोग लिखते थे एम के स्क्वायर, के होता था रेडियस ऑफ जायरेशन इनटू अल्फा, और अल्फा दिया गया 2। तो बताओ मास हमको चाहिए, तो 2 बराबर मास चाहिए, और के बताओ जरा, रेडियस ऑफ जायरेशन 2 मीटर है तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये 2 से 2 गया, मास आ गया बेटा 1/4 kg, 1/4 kg। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए पढ़िए 16 नंबर। सवाल में कह रहे हैं ए रिंग ऑफ मास 1 kg, डायमीटर 1 मीटर। बताओ एक रिंग है जिसकी रेडियस ½ मीटर है, डायमीटर लिखा है 1 मीटर, इसका मास 1 kg है। सवाल पढ़ लीजिए। रोलिंग ऑन ए प्लेन रोड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। बताओ एक रिंग कही गई, रिंग बताओ, रिंग है तो रिंग का बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, क्या बताओ mr² होता था, ठीक है। याद करो हमारा जो पढ़ाने का तरीका था रोटेशन में, उसमें हमने बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, वो बॉडी जो रोलिंग कर सकती थी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने बीटा mr² के टर्म्स में पढ़ाया था, और बीटा हमने अपनी तरफ से एक टर्म डिफाइन किया था जो कि यहाँ पे रिंग के लिए 1 होता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं क्योंकि आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। हम किसी भी बॉडी के लिए, जैसे डिस्क होता था तो डिस्क का बताओ ICM ½ mr² है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर CM से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते थे बीटा mr²। तो डिस्क के लिए बीटा की वैल्यू हम लोग ½ लेते थे, याद आ गया होगा। ऐसे हॉलो स्फीयर, तो याद करो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया CM से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट 2/3 mr² होता था। तो इसके लिए हम लोग जो बीटा टर्म यूज करते थे बताओ वो 2/3 यूज करते थे। ऐसे अगर सॉलिड स्फीयर होता था, याद करो सॉलिड स्फीयर का CM से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², तो बीटा की वैल्यू 2/5 होती थी। खैर अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब हमने इसलिए बता दिया ताकि आगे हम कभी भी सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा को 2/5 लिखें तो आप घबराइएगा नहीं कि बीटा क्या चीज़ है। ये बीटा एक्चुअली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² हम पढ़ते हैं उसी का जो कोफिशिएंट है उसको हम बीटा नाम दे रहे हैं। चलिए अब बताओ रिंग है, काइनेटिक एनर्जी बताओ, बॉडी रोल करके जा रहा है, तो यार एक बात बताओ, अगर रोल करेगा तो रोलिंग में
काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में क्या बताओ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का भी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का भी तो होगा। अब सोचो जरा, अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तो इसके पास BCM भी होगा और ओमेगा भी होगा, और ट्रांसलेशन और रोटेशन ऐसा बैलेंस होगा ताकि कांटेक्ट पॉइंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लाइड ना करने पाए, यानी BCM बराबर आर ओमेगा होगा। तो चलो भाई यहाँ रखो, ट्रांसलेशनल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू रख दो हाफ mv², हाफ ICM की जगह पर बताओ बॉडी है रिंग तो mr² और ये ओमेगा स्क्वायर, और आर ओमेगा की जगह पे हम v लिख सकते हैं। तो बताओ ये क्या बना, हाफ mv² प्लस हाफ m आर ओमेगा की जगह हमने v लिख दिया, क्योंकि रोलिंग कहा है तो आंसर हो जाएगा mv²। अब क्या सवाल में वैल्यू रखना बाकी रह गया, मास कितना दिया है, मास की वैल्यू बताइए 1 kg और वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, तो आंसर होगा 4 जूल। आंसर आ गया, राइट, 4 जूल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। सवाल में कह रहे हैं डिस्क है इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। बताओ डिस्क है तो बीटा हाफ रोल कर रहा है, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई हमको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का रेशियो चाहिए। तो डिस्क के लिए रोटेशनल हो गया हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ mv² ट्रांसलेशनल। ये बताओ हाफ ICM की जगह हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ mv²। बताओ बेटा, अगर रोलिंग है, कोई भी बॉडी रोल करती है तो v बराबर आर ओमेगा होगा। रोलिंग के लिए जितना फॉरवर्ड BCM होगा उतना बैकवर्ड आर ओमेगा होगा, तो v की जगह हम आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखो ये mv², ये mv² कट गया, ये हाफ से हाफ भी कट गया, आंसर आ गया 1/2। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2। बोलो भाई 80 नंबर। सवाल पढ़ लीजिए, द एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन ऑफ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हैविंग इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। बताइए कोई बॉडी इस इंक्लाइंड पर रोल करके आ रही है, ऐसे रोल करके आ रही है, डाउन द इंक्लाइंड रोल करके आ रहा है, तो कह रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से ये रोल करके आएगा। तो याद करो, अब देखो मैं पूरा ड्राइव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब मैंने क्लास में कराया है। अगर ये बॉडी रोल करके आती थी तो याद करो इसके बाद डाउन द इंक्लाइंड ACM होता था और ऐसे अल्फा होता था, और कांटेक्ट पॉइंट के पास जितना डाउन द इंक्लाइंड ACM उतना अप द इंक्लाइंड R अल्फा होता था। और कांटेक्ट पॉइंट अगर स्लाइड नहीं करना है तो ACM बराबर R अल्फा होता था, राइट। और वो ACM की वैल्यू याद करो, ACM बराबर आता था G sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये निकल के आता था। अगर ये कोई बॉडी है जिसका ICM के अबाउट बीटा mr² है तो ये रिजल्ट आता था। अब बताओ भाई यहां पर हमें इससे मैच कराना है तो I की जगह आप बीटा mr² रख दो। तो देखो भाई अगर I की जगह हम बीटा mr² रख दें यहां पर, या बीटा की जगह रख दो, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, I अपॉन mr², ये रख दो लो, ठीक है। तो आंसर देखो क्या आएगा, G sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा की जगह I अपॉन mr², ये आंसर हो जाएगा।
1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। बताइए आंसर थर्ड। ये कैसे आया, सवाल ये है ये कैसे आया। तो ये मैंने क्लास में कराया, कहो तो फिर से बता दूं, बताएंगे कैसे आया। तो चलो भाई बता दे रहे जल्दी से। ये कैसे आया, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते इस बॉडी का, इस इंक्लाइन पर, ये थीटा एंगल था, इधर की तरफ लगता एम जी साइन थीटा, इधर लगता एम जी कॉस थीटा, इधर लगता नॉर्मल रिएक्शन, और अब द इंक्लाइन लगता फ्रिक्शन, जिसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। अगर इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करके जाना है तो बताओ एम जी साइन थीटा बड़ा होगा, एफ आर छोटा होगा। तो एक इक्वेशन हम लोग बनाते थे ट्रांसलेशन से, और इक्वेशन बनती थी एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम ए सी एम, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते थे टॉर्क से। तो जो अल्फा था, ये अल्फा कौन बनाएगा, टॉर्क। तो बताओ जरा सी एम के अबाउट, इसके अबाउट एम जी साइन थीटा का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, एम जी कॉस थीटा का टॉर्क 0, क्योंकि ये तीनों यहीं से पास कर रहे हैं। केवल टॉर्क बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एफ आर। तो एफ आर इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी आर होगी, बराबर आई सी एम की जगह बीटा एम आर स्क्वायर अल्फा, सेकेंड इक्वेशन। और अगर इसे स्लाइड नहीं करना है तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट के लिए हम कहते थे ए सी एम बराबर आर अल्फा, थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन बनाते थे। अब सवाल आता है इसको सॉल्व कैसे करते थे। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन में आर से एक आर गया, तो एफ आर की वैल्यू देखो यहां से, एफ आर बराबर बीटा एम ए सी एम बनता था, और ये वैल्यू यहां रख दो, उधर ले जाओ, तो ये एफ आर की वैल्यू यहां रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा ए सी एम बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आंसर है, क्लियर। तो ये आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। मैंने प्रूव भी कर दिया कि ये कैसे आया था। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर देखिए, 90 नंबर बढ़िया सवाल है। कह रहे ए रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर has 3 particles attached to the ring as shown in figure. The center of the ring has a speed v naught. The kinetic energy of the system is okay. जरा एक बार दो, कह रहे हैं स्लिपिंग इज एब्सेंट। ध्यान दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्लिपिंग इज एब्सेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रोलिंग। अगर स्लाइडिंग नहीं है तो रोलिंग है, और रोलिंग है तो कांटेक्ट पॉइंट फिर स्लाइड नहीं कर रहा। तो जवाब देना, देखिए इसके बाद फॉरवर्ड अगर बीसीएम है तो बताओ ऐसे क्लॉक वाइज ओमेगा होगा। तो अगर हम कांटेक्ट पॉइंट से पूछते तो फॉरवर्ड जितना बीसीएम, बैकवर्ड उतना आर ओमेगा, और ये बताओ v बराबर आर ओमेगा होता ताकि कांटेक्ट पॉइंट आगे या पीछे स्लाइड ना करने पाए। ये रोलिंग की कंडीशन होती है। अब सोचो हमने इसमें क्या करा है, एक पॉइंट हमने यहां लगाया 2m मास का, बताओ यहां पे। इसके बाद वेलोसिटी बताओ किधर होगी, इधर v, इधर आर ओमेगा, और ये आर ओमेगा भी बताओ बेटा v है, तो क्या रिजल्टेंट इधर आएगा √2v। अच्छा इसके बाद देखो जरा, इसके बाद देखो इधर की तरफ v प्लस b प्लस आर ओमेगा जो कि 2v हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखना इधर की तरफ v होगी, इधर की तरफ आर ओमेगा होगा जो कि v के बराबर है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा √2v। हमसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम में कितने पार्टिकल, सोचो एक डिस्क है और 3 पार्टिकल ये हैं, ठीक है, सॉरी रिंग है, एक रिंग है और 3 पार्टिकल ये हैं। तो हम सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हैं, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम बराबर, ध्यान देना बेटा, पहले रिंग का लिख रहा हूं। रिंग का ट्रांसलेशन का हाफ mv², रोटेशन का हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ठीक, प्लस। अब आ जाओ, इसके बाद देखो 2m मास के बाद वेलोसिटी √2v है, तो हाफ 2m मास और √2v का स्क्वायर प्लस इसका देखो m मास जो टॉप पे है, हाफ m 2v का स्क्वायर। इसका देखो हाफ m
और इसके बाद स्पीड है √2v का स्क्वायर। तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का ये देखो हाफ mv² प्लस हाफ ये mr² होगा और r ओमेगा की जगह v होगा, तो ये भी हाफ mv²। देख लो अच्छे से, इस ICM की जगह तुम क्या लिखोगे mr², क्योंकि रिंग है, रिंग के CM से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। तो यहाँ जब तुम mr² रखोगे तो r ओमेगा की जगह v हो जाएगा। ये 2 कटा, ये देखो 2mv² बचा, इधर आओ बेटा, ये 4 से 2mv² हुआ और ये देखो जरा mv² हुआ। चलो भाई ये हाफ हाफ 1 2 2 4 1 5 और 6, आंसर हुआ 6mv²। देख लीजिए भाई आंसर 6mv²। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। ऐसे सवाल वो पूछ सकते हैं, अगर तुम्हें सही ज्ञान है रोलिंग का तभी आप कर पाएंगे कि किस पॉइंट के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तभी काइनेटिक एनर्जी आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर पढ़ते हैं भाई। कह रहे हैं स्फीयर ऑफ मास m रोल्स without sliding on inclined of inclination theta. What should be the minimum coefficient of friction so that the sphere rolls down without sliding? तो जरा एक बात बताओ, अभी अभी तुमने देखा था, इक्वेशन बनाई थी हमने, तो बताओ वहां से ACM की वैल्यू ये आ रही थी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, अभी अभी करके गए। ऐसे FR की वैल्यू आ रही थी, याद करो बीटा m ACM, अभी अभी निकाला है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं। तो बताओ ये बनता था बीटा mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आता था फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन चाहिए स्टैटिक, किस बात के लिए, रोलिंग के लिए, किधर की तरफ, अप द इंक्लाइंड, राइट। लेकिन उन्होंने सवाल में पूछा मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू मिनिमम। तो मैंने क्या सिखाया था, कभी भी क्वेश्चन में मिनिमम रफनेस पूछी जाए तो फ्रिक्शन लगेगा Fs मैक्स, यानी कम से कम इतना रफनेस तो हो कि जो फ्रिक्शन बन के तैयार हो मैक्स, वो स्लाइड होने से बचा ले। तो बताओ इसी Fr को लिख दो Fs मैक्स, और ये बराबर बताओ बीटा mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। चलो भाई ये बताओ म्यू मिनिमम इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पे mg cos थीटा होगा क्योंकि इंक्लाइन पे बात हो रही है। तो ये बताओ बीटा mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहां से देखो mg से mg कटेगा, यानी मिनिमम रफनेस आ गई बेटा, बीटा कॉस डिवाइड में जाएगा तो 10 हो जाएगा ये अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आ गया। कोई भी रेगुलर बॉडी जो रोल कर सकती है उसे इंक्लाइंड पर रोल करने के लिए मिनिमम इतना रफनेस चाहिए। लेकिन अब बॉडी है स्फीयर, अगर स्फीयर लिखा है तो आप हमेशा समझेंगे सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ बेटा बीटा की वैल्यू 2/5 होती है, यहां रख दीजिए। तो म्यू मिनिमम बराबर 2/5 tan थीटा, थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। देखिए भाई, तो म्यू मिनिमम बराबर, चलिए बीटा की जगह 2/5 और ये देखो tan थीटा और 1 प्लस 2/5, तो ये बताओ 7/5 हुआ, तो ये 2/7 बचा और ये हो गया tan थीटा। ये आ गया म्यू मिनिमम, ये आ गया आंसर। क्लियर है? आगे देखते हैं 21 नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 21। सवाल में कह रहे हैं ए डिस्क रोल्स डाउन ए प्लेन ऑफ लेंथ L and inclined at angle theta without sliding. Its velocity on reaching the bottom. जरा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी इस इंक्लाइंड पर स्लाइड होके आ रहा है, ये लेंथ L कही गई, ध्यान देना,
यहाँ से कोई बॉडी रोल करके आ रहा है, शुरुआत में v0 ओमेगा v0, जब यहाँ पहुँचा तो इसके बाद अच्छा खासा v0, अच्छा खासा ओमेगा नॉट, और ऐसा होगा कि कांटेक्ट पॉइंट को जितना नीचे v0 मिले उतना ऊपर r ओमेगा नॉट मिले, और v0 बराबर होगा r ओमेगा नॉट, ताकि कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड ना करे, बॉडी रोल करे। अब सुनो, ये L दिया गया है, ये L है, अगर ये L है तो बताओ ये कितना होगा, L साइन थीटा, ये वाली हाइट। अब बताओ बॉडी यहां से यहां तक अगर रोल करके आ रहा है तो मैंने कहा था रोलिंग इज कंजर्वेटिव प्रोसेस, और यहां से लेके यहां तक ना कोई एजेंट है ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो E इनिशियल बराबर E फाइनल। बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh L साइन थीटा, काइनेटिक जीरो, बॉटम पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर प्लस, यही भी निकालना हमको, और बॉडी कौन सी, डिस्क, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, I की जगह हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और आर ओमेगा की जगह v है, तो ये देखो जरा mg L साइन थीटा, ये आ गया 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर। तो ये बताओ बेटा यहाँ से mg L साइन थीटा बराबर, ये बताओ 3/4 mv स्क्वायर, 3/4 mv स्क्वायर, m से m गया तो v बराबर रूट के अंदर 4/3 GL साइन थीटा, ये आंसर होगा फर्स्ट। क्लियर है? देख लीजिए भाई, रोलिंग इज कंजर्वेटिव प्रोसेस। ड्यूरिंग रोलिंग मोशन जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो एनर्जी का लॉस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 सवाल पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 300% देन परसेंटेज इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम। बताओ भाई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो इनिशियल में, इनिशियल का ही कितना परसेंट, 300% इंक्रीज होकर के आया। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर, ये बताओ यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो बताओ फाइनल होगा हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, 4 टाइम्स हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ओमेगा फाइनल बराबर 2 टाइम्स ओमेगा इनिशियल, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा फाइनल। अब बताइए हमसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम। बताओ बेटा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई इंटू ओमेगा इनिशियल। एंगुलर मोमेंटम फाइनल क्या होगा, आई इंटू ओमेगा फाइनल, और ओमेगा फाइनल को 2 ओमेगा इनिशियल लिखोगे तो आई इंटू 2 ओमेगा इनिशियल। तो बताओ बेटा डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, आई ओमेगा इनिशियल। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल इंटू 100। तो बताओ ये इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इंटू 100, आंसर आ रहा है 100%। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, चलिए क्वेश्चन पढ़ लो। सवाल में कह रहे हैं ए डिस्क ऑफ मास। बताओ अगर ये डिस्क है तो इसका जो बीटा होगा क्या वो हाफ हो जाएगा,
A disk of mass m and radius r rolls on a horizontal surface and then rolls up an inclined plane as shown in the figure. Velocity of the disk is v, then height to which the disk will rise. कह रहे कितनी हाइट तक ये डिस्क चढ़ पाएगा, जरा बताओ. अगर इसका यहाँ पे वेलोसिटी v है तो क्या ये अंडरस्टूड है कि इसके पास ओमेगा भी तो होगा, क्योंकि रोलिंग करना है तो BCM भी होगा और आर ओमेगा भी होगा, तभी कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लाइड नहीं करेगा और B बराबर आर ओमेगा होगा. अच्छा, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो BCM भी घटता जाएगा और ओमेगा भी घटता जाएगा और दोनों एक साथ जीरो होंगे और हम कहेंगे ये हाइट है मैक्सिमम हाइट, क्योंकि पूरे रास्ते अगर रोलिंग करके गया है यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार अगर ये रोल करके गया है तो बताओ लगातार BCM बराबर आर ओमेगा बैलेंस होगा और एक साथ दोनों जीरो होंगे, तभी ये स्लाइड नहीं करेगा. अब बताओ यहाँ से यहाँ तक रोलिंग हुई है तो रोलिंग इज कंजर्वेटिव प्रोसेस. आप लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन ई इनिशियल बराबर ई फाइनल. यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन लगा होगा लेकिन वो फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की प्रेजेंस में हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. तो बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक पोटेंशियल देखो जीरो, काइनेटिक हाफ mv². रोटेशनल काइनेटिक डिस्क है हाफ ICM की जगह है हाफ mr², क्योंकि डिस्क है, और ये ओमेगा² बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी. देखो यहाँ पोटेंशियल mgh और काइनेटिक हो गया, ट्रांसलेशन का भी जीरो, रोटेशन का भी जीरो. हमको बताओ ये हाइट ही तो निकालनी है. ये देखो क्या लगा हाफ mv², ये 1/4 mv², क्योंकि आर ओमेगा की जगह v लिख सकते हैं, तो ये बताओ हो गया 3/4 mv² बराबर mgh. बोलो भाई, तो हमसे हाइट पूछी है तो m से m कट गया बेटा, तो हाइट आ गई 3v²/4g. इतनी हाइट तक वो बॉडी चढ़ पाएगा, इतनी हाइट तक ऊपर जाएगा. 24 नंबर देखिए. ट्वेंटी 24 में कह रहे हैं द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 kg/m² एंड 1 kg/m² आर सेम, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम. बहुत आसान भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम कही गई है, तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी 1 का और काइनेटिक एनर्जी बॉडी 2 का बराबर है. तो देखिएगा भाई हाफ I1 ω1 का स्क्वायर हाफ I2 ω2 का स्क्वायर बराबर कहा गया. तो यहां से बताइए जरा I1/I2 बराबर ω2/ω1 का स्क्वायर. वो I1/I2 देखो 9:1, तो ये 9/1, ये आया ω2/ω1 का स्क्वायर. तो यहाँ से बताओ ω2/ω1 की वैल्यू क्या 3/1 आ गई, ये आ गया ω2/ω1 3:1. अब हमसे कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम. पहले का एंगुलर मोमेंटम I1 ω1, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम I2 ω2. तो हमको निकालना रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम. तो ये आएगा I1/I2 और ये बनेगा ω1/ω2. I1/I2 की वैल्यू बताइए जरा, यहाँ पर 9:1 और ω1/ω2 की वैल्यू 1/3. देख लो ω1/ω2, तो ये बताओ 3:1 आंसर हो जाएगा. ए पार्ट 3:1 आंसर. क्लियर है? आगे बढ़ा जाए. 25 नंबर देखो बेटा. चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा. हमसे कह रहे हैं ए रॉड ऑफ मास m लेंथ L is placed in a horizontal plane with one end hinged about the vertical axis. बताओ भाई, एक रॉड, ये मान लीजिए रॉड, हमने इसके अबाउट इसको हिंज कर रखा है, ठीक है. एक फोर्स लग रहा है mg/2, ऐसे एक फोर्स लगाया जा रहा है F फोर्स,
जिसकी वैल्यू mg/2 कहाँ लग रहा है 5l/6 फ्रॉम द हिंज्ड, यहां से ये दूरी 5l/6। क्या कह रहे हैं हमसे एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी, तो बताओ ये रॉड इस हिंज के अबाउट प्योर रोटेशन करने वाला है। कैसा प्योर रोटेशन, हम जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही तो निकालना है। तो बताओ टाउ अबाउट हिंज पॉइंट, इसको नाम देते हैं ओ, तो टाउ अबाउट हिंज पॉइंट बताओ क्या बनेगा फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू 5l/6। और इसको लिख दो आप I अबाउट हिंज पॉइंट अल्फा बराबर F की जगह बेटा mg/2 है, और ये देखो बेटा 5l/6 है। ध्यान दीजिए I बताइए जरा, I अबाउट हिंज पॉइंट, ये जो हिंज पॉइंट है क्या ये रॉड का एंड पॉइंट है, तो रॉड के एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ ml²/3 आपने पढ़ रखा है, तो इसकी जगह रख दीजिए ml²/3। तो बताओ I0 की जगह मैंने लिखा ml²/3 इंटू अल्फा, इधर देखो mg 5l/12, m से m गया, l से ये एक l गया, 3 से ये 4 गया, तो बताओ अल्फा बराबर देखो भाई यहां पर 5g अपॉन नीचे 4 और एक l इधर आ जाएगा 4l, ये आएगा आंसर 5g/4l सेकेंड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आपको टॉर्क वगैरह आता है कि नहीं निकालना, एकदम बेसिक क्वेश्चन, राइट। आगे देखते हैं जरा, (26) नंबर पढ़िए। करें सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Two particles each of mass m are attached generally to the opposite end of a diameter of the ring. The angular velocity of the ring now become, ध्यान दीजिए हमारे पास एक रिंग है, ऐसे एक रिंग थी, इसके अबाउट घूम रही थी कितने से ओमेगा से, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो रहा होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, ओमेगा इनिशियल बताइए ओमेगा है, ये रहा होगा mr², रिंग है ना, इंटू ओमेगा। अब हमने क्या करा, 2 पॉइंट मास अपोजिट डायमीटर, यहां पे एक यहां लगा दिया, ये m मास है, पॉइंट मास। अब कह रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट ये बताओ कितने नए ओमेगा से घूमेगा, तो हम क्या करेंगे नया एंगुलर मोमेंटम L फाइनल इस एक्सिस के अबाउट, तो बताओ जो हमारा डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रिंग है mr² प्लस, और ये जो पॉइंट मास है ये दोनों बताओ यहां से CM से कितनी दूरी पे r, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस स्मॉल mr², दोनों का इनटू ओमेगा फाइनल। और अब लगा दो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन L इनिशियल बराबर L फाइनल, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था mr² ओमेगा, बाद में बताओ जरा mr² प्लस 2 स्मॉल mr², और ये होगा ओमेगा फाइनल। तो यहां से बताओ r² पूरे से कटता हुआ, ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ गई कैपिटल M ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा लास्ट, ठीक है, नोट करिए आप लोग। 27 देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल, ऐसे कई सवाल अभी हम लोग कर चुके हैं। स्पीड ऑफ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h, बहुत आसान, किसी इंक्लाइंड पर सॉलिड स्फीयर रोल करके आ रहा है, ये हाइट दी गई हमको h, यहाँ से वो रोलिंग शुरू कर रहा है, तो यहाँ BCM भी 0 ओमेगा भी 0। बताओ जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका BCM भी बढ़ेगा और ओमेगा भी बढ़ेगा, यहाँ पहुँचने पर BCM भी हुआ, ओमेगा हुआ,
और b बराबर आर ओमेगा होगा क्योंकि रोलिंग है। बताओ सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। टॉप पॉइंट पर टोटल एनर्जी, बॉटम पॉइंट पर टोटल एनर्जी। टॉप पॉइंट पे टोटल एनर्जी है पोटेंशियल mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक जीरो, रोटेशनल काइनेटिक जीरो। यहाँ पे देखो ना कोई हाफ mv स्क्वायर है ना कोई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। बॉटम पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई देखो 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। 2/5 क्योंकि सॉलिड स्फीयर कहा गया है, देखिए सॉलिड स्फीयर। तो ये बताओ बेटा mgh ये हुआ हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5, 2 से 2 कट गया, m r ओमेगा की जगह v रख दो, v स्क्वायर। तो यहां से m पूरे से कट रहा है तो gh बराबर एलसीएम ले लो 10, 5 + 2 7 b स्क्वायर। तो यहां से बताओ आंसर आ गया v बराबर रूट के अंदर 10/7 gh। ये आंसर आ रहा है 27 का फर्स्ट, एकदम आसान। 28 पढ़ लो बेटा क्वेश्चन। कह रहा है सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो फॉर ए बॉडी। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बॉडी का सीएम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है? नहीं, हम तो सीएम के अबाउट हाफ mr स्क्वायर डिस्क का पढ़े हैं, रिंग का mr स्क्वायर पढ़े हैं, सॉलिड स्फीयर का 2/5 पढ़े हैं। गलत। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो क्या बताओ मोमेंट ऑफ मोमेंटम इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या सीएम के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो उसका सीएम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा। मूवमेंट ऑफ मास समझिए, मैंने कहा था आपसे कि कोई भी सिस्टम होता है सीएम हमेशा वहां पाया जाता है जहां उसके दोनों तरफ मास मूवमेंट बैलेंस होता है, यानी एक का मास मूवमेंट जितना प्लस का, दूसरे का मास मूवमेंट उतना माइनस का, यानी नेट मास मूवमेंट सीएम के अबाउट हमेशा जीरो होता है। यही सही है, यही सही है। आगे देखिए 29 बेटा 29 नंबर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं केवल बता दे रहा हूं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये मासेस दिए गए और ये उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए गए। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है तो बताओ RCM, आप लिख दो M1 R1 M2 R2, अब कैलकुलेट आप कर लेना बेटा, M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है भाई। ये आएगा, ये आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए 30 नंबर। Current two particles whose masses are 10 kg, 30 kg and their position vector are this, then the center of mass at, तो एकदम वैसे ही सवाल है। RCM अभी अभी सीखा है, M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, अभी भी तो सीखा है। तो देखो भाई RCM M1 देखो कितना है 10 kg, तो 10 के साथ R1 ही है I प्लस J प्लस K प्लस M2 हो गया हमारा 30 kg और उसका पोजीशन वेक्टर है बेटा -I माइनस J प्लस K अपॉन टोटल मास, तो 10 प्लस 30 यानी 40 हो जाएगा। तो यहाँ बताओ 4 बचेगा, ये I प्लस J प्लस K 0 काट दो 40 लिख दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये हो गया देखो -3I -3J प्लस 3K डिवाइड बाई 4,
तो बोलो भाई -2i -3 प्लस ये -2j और प्लस 4k बाई 4, ये आएगा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन देख लीजिए। i प्लस जे प्लस के और माइनस आई माइनस जे माइनस के था, ये गलती हुई। देखो यहाँ पे ये माइनस जे था बेटा, ये देखो भाई माइनस जे माइनस के था बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा। तो यहाँ पर ये -3k आएगा, और ये -3k होगा अगर, तो ये -2k आएगा, -2k। तो एक 2 कट जाएगा बेटा, तो -1/2 बाहर कर लो, मैं तो कह रहा हूं। अब यहां बच रहा i प्लस जे प्लस के, देख लीजिए ये आंसर आ रहा है। ये एक्चुअली -i माइनस जे माइनस के था यहां पे, ये अब कैलकुलेट करिए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन बेटा थोड़ा देख रहिएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 यूनिट यानी 5 kg मास है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v = 3√2 इन द x o y plane, x y plane along the line y = x + 4 the magnitude of angular momentum about the origin। जरा देखो, ये प्लेन है हमारा x, ये ऑरिजिन और ये y। कोई पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, तो जब हम x को 0 रखें तो y = 4 है, ये ऐसे जा रहा है इस लाइन पर, और ये एंगल देखो y = mx + c, इसका स्लोप है 45 डिग्री और इसकी स्पीड आ रही है 3√2, और ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो हाइट है, x को 0 रख दो तो ये 4 आ रहा है। तो बताओ भाई इसका मास अगर m है जो कि 5 यूनिट, इधर जो कंपोनेंट आएगा बताओ वो 3 मीटर पर सेकेंड, 3√2 का कॉस, इधर आएगा y कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस ऑरिजिन। तो ये वाला देखो लीनियर मोमेंटम यहीं से पास कर रहा है, कोई भी मोमेंट नहीं बनाएगा, लेकिन ये लीनियर मोमेंटम से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन mvx, ये लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, और ये क्लॉकवाइज आएगा। तो बताओ भाई m कितना है 5, vx कितना 3 और ये 4, तो आंसर आ रहा है 60 यूनिट, और ये क्लॉकवाइज आंसर सेकेंड। आगे देखें, बढ़िया सवाल है, देख लीजिए अच्छे से। पहले हमने कैसे पता कर लिया कि पार्टिकल यहां है, क्योंकि y = x + 4 कहा गया है, तो जब x 0 होगा तो y = 4 होगा, तो यहां से शुरुआत हो रही है उसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। कह रहे ए रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, द नेसेसरी टॉर्क, कह रहे हैं आपसे नेसेसरी टॉर्क टू चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम y 2 जूल सेकेंड इन 5 सेकेंड। बताओ टाउ इंटू डेल्टा टी, ये बनता है एंगुलर इंपल्स, जैसे फोर्स इंटू डेल्टा टी लीनियर इंपल्स, और लीनियर इंपल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ऐसे टॉर्क इंटू डेल्टा टी बनता है एंगुलर इंपल्स, और एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो ये डेल्टा एल। सवाल पढ़ो, एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज करना है? चेंजेज इट्स एंगुलर मोमेंटम बाय 2। तो बताओ टॉर्क पूछा है, तो बताओ ये टॉर्क हमको निकालना है। समय बताओ कितना है 5 सेकेंड, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है 2। तो बताओ टाउ की वैल्यू आ गई 0.4 न्यूटन मीटर। कितना आसान, कितना बेसिक क्वेश्चन, कितना बेसिक क्वेश्चन।
आगे देखिए 33। मुझे अब ये सवाल बताना नहीं चाहिए। बताओ बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो बी बताओ रोलिंग है, तो रोलिंग में बी पॉइंट बताओ बॉटम पॉइंट है। बताओ रोलिंग में क्या होता था? रोलिंग में क्या होता था देखिए जरा, ऐसे सीएम के पास अगर वी, तो सीएम एक्सेस के अबाउट अगर ओमेगा, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के पास फॉरवर्ड जितना बी, बैकवर्ड उतना आर ओमेगा। और अगर इसे स्लाइड नहीं करना है तो वी बराबर आर ओमेगा, ये होता था। याद करो जरा, जो टॉप पॉइंट होता था सी के बाद बताओ कोई स्पीड का, तो वी टॉप पॉइंट के पास, ट्रांसलेशन की वजह से वी, रोटेशन की वजह से आर ओमेगा, और वी बराबर आर ओमेगा है, तो ये 2v होता था। यानी सबसे फास्ट मूविंग पार्टिकल रोलिंग में टॉप पॉइंट होता था और उसकी स्पीड 2v होती थी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज 2v cm, बिल्कुल सही। एंड बी पॉइंट की 0, बताओ ये पॉइंट बी है बॉटम, इसकी 0 वेलोसिटी है, राइट। तो बताओ भाई फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए 34। क्वेश्चन में कह रहे हैं फोर्स माइनस एफ के कैप एक्ट ऑन ऑरिजिन, द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 1, -1। तो बताओ ये जो फोर्स है वो बताइए इधर लग रहा है, इस पर माइनस के में लग रहा है, यानी वो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे। और हमको जो टॉर्क निकालना है वो किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट द पॉइंट 1, -1। तो बताओ 1, -1 में अगर निकालना है, यहाँ कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में। चलिए खैर, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर होता था सी पी वैक्टर। सी पी वैक्टर क्या होता था, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है उससे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करते थे। मान लो वो पॉइंट ये है सी, तो ये होगा हमारा सी पी वैक्टर, ये हमारा पी पॉइंट हो गया जिस पर फोर्स लग रहा है। तो ये वेक्टर को हम लोग आर बोलते थे, सी पी वैक्टर। तो बताओ भाई सी पी वैक्टर क्या हुआ, तो ऑरिजिन में से हम सी को घटाएंगे, राइट। तो बताओ ऑरिजिन 0 में से इसे घटाइए, तो ये माइनस आई और माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, ये हो गया आर वेक्टर। और फोर्स वेक्टर बताओ कितना है, फोर्स है एफ माइनस के कैप, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, टॉर्क। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो माइनस आई प्लस जे क्रॉस एफ माइनस के। तो चाहो तो आप एफ को बाहर ही कर लो, अंदर केवल माइनस आई प्लस जे और क्रॉस प्रोडक्ट माइनस के, ये बनेगा हमारा टाउ वेक्टर। अब तुमको इतना तो पता ही होगा कि आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। चलो करते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्लॉक जाओगे तो माइनस जे, ठीक है। और जे क्रॉस के हमारा प्लस आई आता है, लेकिन जे क्रॉस के माइनस आई। तो आंसर हो जाएगा हमारा एफ टाइम्स माइनस जे माइनस आई। क्या बताओ, सेकंड आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एकदम आसान। 35 नंबर, ए बॉम्ब एट रेस्ट हैज मास 60 kg। बताओ भाई ये एक बॉम्ब है 60 kg का, exploded and a fragment of 40 kg has kinetic energy of 96 joule. The kinetic energy of other fragment, बताओ भाई दो मास में टूट गया, एक है 40 kg, मान लो ये इधर जाने लगा B1 से, एक होगा 20 kg जो इधर जाएगा B2 से, ताकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका 0 था, इसका हुआ देखो 40 B1 प्लस का, उसका हुआ -20 B2। तो यहां से देखो B2 की वैल्यू 2 B1 आ रही है। चलो भाई हमसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 40 kg का है 96 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का ½ m40 V1 का स्क्वायर,
ये दिया 96 हाफ 40 V1 का स्क्वायर। V1 की जगह हम चाहें तो V2/2 लिख सकते हैं। देख लो बेटा, V1 की जगह V2/2। ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल की हाफ, मास हुआ 20 और स्पीड हुआ V2 का स्क्वायर, ये हमको निकालना है। तो हमको चाहिए 10 V2 स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो चलो भाई कैलकुलेट करो, ये 4 हुआ, 4 से हाफ इसे काटो, ये स्क्वायर है ना, तो ये बताओ 4 से इधर 10 हुआ और ये V2 स्क्वायर, और ये 96, 2 को इधर भेज दो तो बताओ बेटा 10 V2 का स्क्वायर बराबर, और ये बताओ 192 जूल, ये 10 V2 स्क्वायर। तो 10 V2 स्क्वायर ही हमारी काइनेटिक एनर्जी है दूसरे पार्टिकल की। तो आंसर हो जाएगा 192 जूल लास्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 36 बेटा ये सवाल पढ़ लो जरा। 36, ए बॉडी विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर बॉडी एट रेस्ट। अब देखो यहाँ मास के बारे में नहीं कहा गया है, तो हम उन दोनों मास को बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो बताओ एक बॉडी m मास की कितने से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और दूसरा बॉडी m मास का रेस्ट पे है। कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन दिस बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन इज। तो बताओ भाई टकराने के बाद ये वाली जो बॉडी है, ये बॉडी कितने से मूव करने लगा, बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये टकराने के बाद अगर इधर ये देखो मास बराबर है तो उसके लौटने के चांस है। तो अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड से लौटेगा तो ये वाला बताइए इधर की तरफ v से भागेगा। तो हमसे कह रहे हैं ये v कितना होगा, तो लगा दो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो p इनिशियल बराबर p फाइनल, तो इसका मोमेंटम m इंटू 50 i कैप प्लस का, दूसरे का 0, इसका देखो माइनस m इंटू 30 और प्लस m इंटू वी हमको निकालना है। तो इधर देखो 80m बराबर m इंटू वी, तो v आएगा बताओ बेटा 80 मीटर पर सेकेंड। राइट, आगे बढ़ते हैं। 36 तक हो गया। 37, ये भी बहुत आसान सवाल है। बताओ किसी बॉडी को 0 वेलोसिटी से 10 मीटर हाइट से छोड़ा गया है, ये हाइट है 10 मीटर, ठीक है। कह रहे कोलिजन में ये 40% एनर्जी लॉस कर देता है, 40% लॉस, यानी 60% तो बचेगा। तो बताओ यहाँ से कितनी एनर्जी लेके आया, तो यहाँ पर जो एनर्जी लाया ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इसके टकराने के जस्ट पहले जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी क्या वो यहाँ के mgh के बराबर होगी, यस mgh। तो बताओ मास वगैरह दिया नहीं दिया, तो mgh10, ये देखो 100m, बताओ 40m, 40% लॉस हो गया। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बची फाइनल, बताओ वो 60m बच रही है। ये 60m कैसे आ गया, क्योंकि 40% लॉस, तो 100m का 40% 40m होता है वो लॉस, 60m बचा, और इस 60m की कॉस्ट में ये ऊपर जाएगा। और ये बताओ जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं अपनी स्पीड 0 करेगा, ये हाइट h डैश। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो बताओ mgh डैश में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखो 60m mgh डैश, m से m गया, h डैश बराबर आ गया 6 मीटर, आंसर 6 मीटर, राइट। अब आते हैं अगला सवाल 38। ये सवाल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबने कर लिया होगा। 2 पार्टिकल A एंड B इनिशियली एट रेस्ट
बताओ भाई, एक ए है और एक बी है और दोनों ही रेस्ट में हैं, V1 0, V2 भी 0। अंडर ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बताओ, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स कंबाइंड के लिए कैसा है, इंटरनल। तो बताओ, इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, इससे पूछा जाए नेट फोर्स कितना, तो ये कहेगा 0। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का ACM कितना, 0। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, बताओ वो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहेगी। तो जरा बताओ, कंबाइंड CM की शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, तो VCM इनिशियल। तो बताओ, M1 B1 इनिशियल 0 था, M2 B2 इनिशियल 0 था, अपॉन M1 प्लस M2, क्या ये 0 था। और तुम कह रहे हो VCM कांस्टेंट रहेगा और पहले 0 है तो हमेशा 0, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑलवेज 0, सेंटर ऑफ मास परमानेंट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास परमानेंट रेस्ट। तो ये पार्टिकल इसकी तरफ भागेगा, ये इधर भागेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। राइट, आगे देखिए 39 नंबर सवाल पढ़ो। वन स्फीयर कोलाइड विद अनदर स्फीयर ऑफ द सेम मास एट रेस्ट। बताओ, ये एक m मास का स्फीयर मान लो u वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरा m मास रेस्ट पे है। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ, e की वैल्यू हाफ है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड आफ्टर कोलिजन विल बी। तो बताओ, u से जा रहा है, इससे टकराया, तो ये मान लो टकराने के बाद इधर जाने लगा B1 से, और ये टकराने के बाद इधर जाने लगा B2 से। ठीक, हमें निकालना B1 अपॉन B2, यही पूछा, ध्यान दीजिए, B1 अपॉन B2 पूछा है। एक इक्वेशन बनाएंगे कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो टकराने के पहले इसका मोमेंटम mu, दूसरे का 0, इसका MB1 प्लस का, इसका MB2 प्लस का, m पूरे से कट गया तो u बराबर B1 प्लस B2, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बनाएंगे तो E बराबर हाफ का आ गया है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u, तो V2 माइनस V1 बराबर u बाई 2। तो देखो, ये u बाई 2 बराबर V2 माइनस V1, दोनों को ऐड करो, ये V1 कटा, तो देखो 3u बाई 2 बराबर 2V2, V2 आ गया हमारा 3u बाई 4। चलो भाई, अगर V2 आ गया तो V1 भी आ गया। बताओ V1 कितना होगा, यहां देख लो V1 की वैल्यू, यहां से देख लो V1 बराबर V2 माइनस u बाई 2। तो ये देखो 3u बाई 4 में से u बाई 2 माइनस करो, u बाई 4 लिखा ही है, एलसीएम ले लो बेटा, 4 आएगा, तो ये u बाई 4। तो V1 देखो, V1 अपॉन V2, V1 आ गया u बाई 4 और V2 आ गया 3u बाई 4, आंसर हो गया 1 बाई 3। 39 क्लियर। बोलो भाई, 40 नंबर देखिए। 40 नंबर में सवाल में कह रहे हैं, इफ ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम strike perpendicular on a hard floor with speed 5 meter per second and rebound with the same speed and remains in contact with the floor for 1 millisecond, then force applied on the ball by the floor। बताओ भाई, कोई बॉडी m मास की बॉडी अगर ऐसे B से आई और ऐसे B से लौट गई तो चेंज इन मोमेंटम 2mb होगा। तो बताओ, जो फोर्स होता है वो dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम है देखो 2mb, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम है 1 मिली सेकेंड, तो ये 1 मिली सेकेंड 10 की पावर -3। बताओ 2 मास बताओ कितना बेटा, 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करो 1000,
वेलोसिटी बताओ 5/10⁻³ तो ये 10⁻³ और 10⁻³ खत्म। तो ये बताओ 100 न्यूटन आंसर, 100 न्यूटन आंसर। आगे बढ़ते हैं 41। चलिए भाई सवाल पढ़ो। At rest, explode breaking up a vessel at rest, explode breaking up into 3 pieces. 2 pieces having equal mass fly off perpendicular to one another with the same speed 30 meter per second. The third piece has 3 times the mass of another piece. बताओ जो तीसरा उसका मास 3 टाइम्स। तो हमने बताओ इसका मास पूरे का पहले 5m मान लिया। ये 3 टुकड़ों में टूटा, 1m इधर जा रहा है, 1m इधर जा रहा है। तो तीसरे m की वेलोसिटी, तीसरा जो है वो 3m, 3 टाइम्स मास, यही तो कहा है। इसका वेलोसिटी वेक्टर हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है भाई। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो ये बताओ पहले तो रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम 0, एक लेके जा रहा है mvi कैप, एक लेके जा रहा है mvj कैप और एक लेके जा रहा है 3mv फाइनल वेक्टर। इसको v फाइनल लिख दे रहा हूं। तो बताओ बेटा यहां से v फाइनल बराबर -vi कैप -vj कैप अपॉन 3। बोलो भाई। और v बताओ कितना दिया, 30 दिया है। तो ये 30 है, तो बताओ ये 30 रख दो यहाँ, v की जगह 30 रखो, ये -10i -10j हो जाएगा। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो क्या 10√2 नहीं हो जाएगा? अच्छा एंगल सोचो, -10i और -10j। तो बताओ इधर की तरफ 10 - i, इधर की तरफ 10 - j। तो रिजल्टेंट बताओ बेटा इधर आएगा। तो बताओ ये एंगल अगर हम आपसे कहें कितना है, तो बताओ यहां से ये एंगल, तो ये देखो 45 होगा, ये 90 होगा, तो ये टोटल एंगल 135 हो जाएगा। 42 नंबर 42। अब देखो ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो मैं तो पूरा ना करूं, मैं तो ऑप्शन चेकिंग से कर दूं। करें ये बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। आपने पढ़ा होगा कि कोई पार्टिकल अगर h हाइट से आता था और यहां पे बताओ v स्पीड से अगर टकराता था और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर e है तो रिबाउंड स्पीड e भी, और ये बताओ जितनी हाइट तक जाता था वो हाइट होती थी e²h। तो अगर हम तुमसे यही कहते हैं n को 1 ले लो, एक बार कोलिजन के बाद जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो n को अगर 1 ले लें तो h हाइट से आएगा तो e²h, यानी n को 1 रखने पर आंसर e²h होना चाहिए। तो n को देखो यहाँ 1 रखो, नहीं आ रहा है, यहाँ 1 रखो e²/h, n को 1 रखो eh, n को 1 रखो e²h, यही आंसर है। देखो n को 1 रखने पर ये h इंटू e 2 इंटू 1, तो ये बताओ e²h ही तो आएगा। तो इसका आंसर लास्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल को पूरा करना ही नहीं होता, ऑप्शन चेकिंग से कर लीजिए। 43। चलिए सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा 3 पार्टिकल विद मासेस 10 kg 10 ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10i 10j 10k। If due to some interaction the first particle comes to rest and the velocity of second become 3i plus 4j, then the velocity of third particle after the interaction। तो आपको कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है बेटा इस सवाल में। तो बताओ पहले 10 के साथ 10i, ये m1v1 प्लस 20 के साथ 10j प्लस 40 के साथ 10k था, ये इनिशियल मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम देखो, पहले वाले 10 के साथ 0 वेलोसिटी रेस्ट पे आ गया, दूसरे 20 के साथ 3i plus 4j
और तीसरे वाले के साथ यानी जिसका मास है 40 उसका वेलोसिटी v वेक्टर निकालना है, यही तो निकालना है। तो बताओ यहां पर ये तो 0 हो गया, पूरे में 10 से डिवाइड कर दो तो ये आ रहा देखो 10i 20j 40k, 10 से डिवाइड कर दिया मैंने। अगर 10 से डिवाइड किया तो ये देखो 6i 8j प्लस 4v वेक्टर, इधर ले आओ तो ये हुआ 4i 12j 40k बराबर 4v वेक्टर। तो 4 से डिवाइड कर दो तो i प्लस 3j प्लस 10k, ये आंसर है i प्लस 3j प्लस 10k। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों करा है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो आपस में ही म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से उनकी वेलोसिटी बदल रही है। आगे देखिए 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कोलिजन। बताइए भाई कोलिजन के लिए कह रहे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? बताओ मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन बट नॉट इन इलास्टिक। गलत। कोई भी कोलिजन हो जो इम्पैक्ट आता था वो दोनों बॉडी के कंबाइंड के लिए इंटरनल होता था, चाहे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व रहता था। क्लियर है ना? क्योंकि जब दो बॉडी टकराती थी ऐसे, तो याद करो इस लाइन को बोलते थे कॉमन टेंजेंट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इसी में लगता था इम्पल्स, और ये इम्पल्स कंबाइंड के लिए इंटरनल होता था। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, ये भी गलत है। मोमेंटम तो कंजर्व भी होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बिल्कुल सही लिखा है। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो बताओ कुछ एनर्जी का क्या होता है? लॉस, राइट। तो बताओ कह रहे टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ कंजर्व्ड इन ऑल टाइप कोलिजन, गलत, राइट। हाँ, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर केवल इलास्टिक लिखा है, इलास्टिक में देखो P इनिशियल बराबर P फाइनल भी होता है और KE इनिशियल बराबर KE फाइनल भी होता है। अच्छा, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक लिख दिया जाए, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लेकिन बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी। अगर केवल इन इलास्टिक लिखा है तो बताओ मोमेंटम अभी भी कंजर्व होगा, यानी मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा, फाइनल कम, कुछ एनर्जी का लॉस। ये स्टोरी है। अब आता है आखिरी सवाल 45, रोटेशनल पावर इन रोटेशनल मोशन इज। बताओ बेटा, रोटेशनल पावर, अभी अभी एक सवाल करा था, तो रोटेशनल पावर टाउ डॉट ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा, या इसी को हम ओमेगा डॉट टाउ लिख सकते हैं, राइट। ये रोटेशनल पावर। अगर हम कहें ट्रांसलेशनल पावर, ट्रांसलेशनल पावर बताओ क्या होता था? तो ये होता था F डॉट बी, लेकिन यहां पूछा रोटेशनल पावर, तो आंसर फर्स्ट, राइट। तो ये बच्चों हमारा टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप लोग टेस्ट देते रहिए, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते रहिए। मैंने देखा पिछले टेस्ट में लोगों के मार्क्स, हाईएस्ट मार्क 155 थे, उसके बाद 153, 152, काफ़ी लोग अच्छा करे हैं। इसको आप 160 के ऊपर लेके जाइए, 160 से 170 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। ऋषि अग्रहरी बहुत अच्छा किए हैं आप, और अच्छा करिए, राइट। बाकी लोगों इससे एक मोहम्मद करके थे जिनके 155 में, वो भी बहुत अच्छा करे। तो सभी लोग एकदम जुट जाइए और आपको अपना स्कोर 160 से 170 तक लाना है, ठीक है। अगले टेस्ट में मिलते हैं।